अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ हाफिज़ मोहम्मद सोहेब ताहिर एंड वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद मी। ये हमारी सीरीज़ का लेक्चर नंबर 2 का पार्ट 2 है बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स के हवाले से। तो शुरू करते हैं। लिपिड्स। तो लिपिड्स क्या है? ये क्या है बेटा? बेसिकली एक आपके हेट्रोजीनस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, यानी कि ये कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा भी एलिमेंट्स पर मुश्तमिल होते हैं। ये क्या करते हैं बेटा? स्ट्रक्चरल रोल प्ले करते हैं, यानी स्ट्रक्चर बनाते होंगे। फंक्शनल रोल प्ले करते हैं, यानी फंक्शन का कोई ना कोई हिस्सा जो है वो परफॉर्म करते होंगे। ये क्या है? हाइड्रोफोबिक कंपाउंड्स हैं, जो कि वाटर में क्या है? इंसोलेबल है। क्योंकि हाइड्रोफोबिक मतलब क्या होता है बेटा? ये वाटर हेट करने वाले हैं। ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर क्या होते हैं? सोलेबल होते हैं। और ये क्या करते हैं? डबल अमाउंट देते हैं एनर्जी की एज कम्पेयर टू कार्बोहाइड्रेट, लेकिन फिर भी इनको एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी यूज़ नहीं किया जाता। और उसकी वजह यह है कि कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी हासिल करना तो आसान है, लेकिन लिपिड से एनर्जी हासिल करना मुश्किल है। इंपॉर्टेंस ऑफ लिपिड है बेटा। इंपॉर्टेंस ऑफ लिपिड का मतलब क्या है कि आपके लिपिड कहाँ कहाँ जो है वो यूज़फुल हैं और इनकी जो है मेजर एप्लीकेशंस हैं वो क्या है। तो सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट बेटा जो है लिपिड्स हैं वो क्या हैं? हाइड्रोफोबिक कंपाउंड्स हैं, जो कि डिफरेंट किस्म के सेलुलर कंपार्टमेंट्स या सेलुलर स्ट्रक्चर बनाती हैं। ये एनर्जी को स्टोर कर सकते हैं। इसके अलावा ये हमें एटमॉस्फेयर के ख़िलाफ़ जो है बेटा वो इंसुलेशन प्रोवाइड करते हैं और इंटेंस हीट एंड कोल्ड से हमें क्या करते हैं? बचाते हैं। ये वाटर बैरियर के तौर पर काम करते हैं। और डिफरेंट किस्म के जो इंसेक्ट्स हैं, जिस तरह आर्थ्रोपोड्स वगैरह, उनकी एक्सोस्केलेटन में भी बेटा क्या प्रेजेंट होती हैं? वैक्स प्रेजेंट होती हैं, जो कि क्या है? लिपिड्स होते हैं। आगे आ जाता है बेटा क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड्स। क्लासिफिकेशन लिपिड्स की अगर हम बात करते हैं तो सिंपल लिपिड्स हैं बेटा। सिंपल लिपिड के अंदर मोस्ट कॉमन क्या है? एसाइल ग्लिसरॉल। और एसाइल ग्लिसरॉल के भी मोस्ट कॉमन क्या है? ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल। अब जो ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल है, ग्लिसरॉल एक आपका एक अल्कोहल होती है जिसके साथ 3 OH ग्रुप मौजूद होते हैं, 1 2 3 प्रोपेन ट्राइओल। ट्राई एसाइल मतलब कि 3 एसाइल ग्रुप रखने वाले। याद रखें बेटा, एसाइल ग्रुप क्या होता है? COO। ये जो COOH होता है, इस पूरे को हम कार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं, जबकि सिर्फ COO को हम क्या कहते हैं? एसाइल ग्रुप कहते हैं। तो ट्राई एसाइल 3 फैटी एसिड, 3 एसाइल ग्रुप रखने वाले जो कंपाउंड हैं वो आपस में क्या करेंगे? ग्लिसरॉल के साथ रिएक्ट करेंगे और क्या बनाएंगे? ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल। इसके लिए क्या होगा? 3 फैटी एसिड जिनके पास RCOOH बॉन्ड होगा, वो एक ग्लिसरॉल से रिएक्ट करेंगे और क्या बनाएंगे? ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल। अगर आप यहाँ पे देखें आपको नजर आएगा 3 फैटी एसिड दिखाएंगे जिनके पास COOH है, वो एक अल्कोहल के साथ रिएक्ट कर रहे हैं और क्या बना रहे हैं? एक ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल तैयार कर रहे हैं। और इस दौरान बेटा क्या निकल रहा है? वाटर रिलीज हो रहा है। और एक प्रोसेस के जरिए जो है वाटर रिलीज हो रहा है और एक एंजाइम यूज हो रहा है यहाँ पे, जिसे हम क्या कह रहे हैं? एस्टरेज। और ये जो एस्टरेज है बेटा क्या कर रहा है? एस्टर बना रहा है। याद रखें, जब एक अल्कोहल और एक कार्बोक्सिलिक एसिड आपस में रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है? एस्टर बनता है। इस प्रोसेस को बेटा क्या कहते हैं? एस्टेरिफिकेशन। एस्टर का बनना क्या होता है? एस्टेरिफिकेशन होता है। सिंपल लिपिड की आगे एग्जांपल है बेटा फैट्स एंड ऑयल्स। फैट्स एंड ऑयल बेटा मेन डिफरेंस क्या है वो देख लेते हैं। फैट्स क्या है बेटा? सैचुरेटेड फैटी एसिड्स के बल रखने वाले लिपिड्स होती हैं। सैचुरेटेड फैटी एसिड ऐसे कंपाउंड्स को कहते हैं जिनमें कार्बन से कार्बन तमाम के तमाम बॉन्ड क्या होते हैं? सिंगल होते हैं। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड ऑयल्स रखते हैं जो कि तमाम के तमाम कार्बन सिंगल बॉन्ड होने की बजाय उनमें कुछ डबल या ट्रिपल बॉन्ड भी मौजूद होते हैं। जो फैट्स होते हैं वो रूम टेम्परेचर पर सॉलिड होते हैं, जबकि ऑयल्स रूम टेम्परेचर पर लिक्विड होती हैं। फैट जो है, जब हम ऑयल की हाइड्रोजनेशन करते हैं यानी उनमें हाइड्रोजन ऐड करते हैं तो हमें फैट्स हासिल होती हैं, जो कि मेन जो सोर्स होती हैं अगर फैट का बात करें वो एनिमल होते हैं। जबकि एनिमल के केस में अगर आप फैट्स में से हाइड्रोजन निकाल दें तो आपको ऑयल्स मिलेंगे और ये मोस्टली प्लांट से आपको हासिल होते हैं। अगर हम बात करते हैं बेटा अनसैचुरेटेड फैटी एसिड के, तो उनके अंदर एक से कम एक या ज़्यादा से ज़्यादा 6 डबल या ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। और अगर हम बात करते हैं फैटी एसिड की स्ट्रक्चर की, तो उसके अंदर बेटा क्या है? या तो वो स्ट्रेट होंगे अगर वो एनिमल से हासिल किए गए हैं, या फिर वो क्या होंगे? ब्रांच्ड या रिंग फॉर्म के होंगे अगर उन्हें प्लांट से हासिल किया गया है। मोस्ट कॉमन आपको फैटी एसिड दिखाए गए हैं कौन कौन से? एसिटिक एसिड, ये 2 कार्बन रखने वाला है।
ब्यूटेरिक एसिड 4 कार्बन वाला, पल्मेटिक एसिड 16 कार्बन वाला, और ओलिक एसिड ओ से याद रखें, ओलिक एसिड यानी ऑयल अनसैचुरेटेड होगा। ठीक हो गया। डिफरेंट किस्म के आपको यहाँ पर जो है वो दिखाए गए हैं, एक फैटी एसिड दिखाए गए हैं और साथ में कुछ मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स के हवाले से बात की गई है, तो ये देख लीजिएगा आप। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ फैट्स एंड ऑयल बेटा ये क्या है, 0.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है। कंपाउंड और कम्प्लेक्स लिपिड आ जाते हैं आगे बेटा। कंपाउंड और कम्प्लेक्स लफ्ज़ ही पता चल रहा है, कंपाउंड बहुत सारी चीज़ें मिक्स हुई होंगी, यानी इनमें ग्लिसरॉल और फैटी एसिड के अलावा भी बहुत सारी दूसरी चीज़ें मौजूद होंगी। अब ये क्या है जी बेटा, वैक्सेस, फॉस्फोलिपिड्स और इसी तरीके से आगे स्फिंगोलिपिड्स, ग्लाइकोलिपिड्स और लिपोप्रोटीन, ये कॉन्जुगेटेड या कम्प्लेक्स लिपिड्स होते हैं। वैक्सेस की बेटा क्या है, वैक्सेस क्या है, बहुत कॉमन है नेचर के अंदर, ये प्रोटेक्टिव कोटिंग के तौर पर काम करती हैं लीव्स के और फ्रूट्स के ऊपर, और इसी वजह से इन्हें डैमेज से बचाती हैं। और केमिकली अगर हम देखें तो बेटा केमिकली वैक्सेस क्या होती हैं, ये लॉन्ग चेन अल्केन्स होती हैं। लॉन्ग चेन अल्केन्स मतलब ये हाइड्रोकार्बन्स रखने वाले कंपाउंड्स होते हैं, और जिनमें हाइड्रोकार्बन्स मौजूद होते हैं उनके अंदर कार्बन की तादाद 25 से 35 तक होती है, लेकिन कार्बन भी हमेशा ओड नंबर में होंगे, यानी 25, 27, 29, 31 और 33। ठीक है, इस तरीके से 35। इसके अलावा बेटा इनके पास क्या क्या हो सकता है, अल्कोहल हो सकता है, कीटोन्स हो सकते हैं, एस्टर हो सकते हैं, लॉन्ग चेन फैटी एसिड हो सकते हैं, और इसके साथ ग्लिसरॉल भी मौजूद हो सकता है। तो वैक्सेस इस चीज़ के बने होते हैं। ये बेटा क्या करते हैं, वाटर के लॉस को रोकते हैं। अब आगे देता है फॉस्फोलिपिड्स। फॉस्फोलिपिड्स क्या है, ये है डेरिवेटिव किसके, फॉस्फोटिडिक एसिड के। अब ये फॉस्फोटिडिक एसिड क्या है, ये कौन सी बला है, ये देख लेते हैं। सबसे पहले ग्लिसरॉल जब फैटी एसिड के साथ मिलता था, हमने पढ़ा था एसाइल ग्लिसरॉल बनता था। अब जब उसके साथ फास्फोरिक एसिड को भी ऐड कर दिया जाएगा तो उसे हम क्या कहेंगे, फास्फोटिडिक एसिड। तो बेटा ये देखिए यहाँ पर आपको दिखाए गए हैं 2 फैटी एसिड। अगर यहाँ पर हम जूम करें, आपको दिखाए गए हैं 2 फैटी एसिड और 1 फास्फोरिक एसिड H3PO4। जब एक ग्लिसरॉल के साथ रिएक्ट करता है तो रिएक्शन तो वही है जिस तरह हमने उसमें देखा था स्टाइफिकेशन के अंदर, रिएक्शन तो सारा वही है, इधर से H इधर से OH, इधर से H इधर से OH, इधर से H इधर से OH। ये निकलेगा, वाटर के 3 मॉलिक्यूल बनेंगे और क्या बन जाएगा बेटा, हर एक कार्बन का ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बन जाएगा। जब कार्बन का ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बन गया तो 2 फैटी एसिड और 1 फास्फोरिक एसिड एक ग्लिसरॉल से मिल गए तो क्या बन गया, फास्फोटिडिक एसिड। जब फास्फोटिडिक एसिड एक नाइट्रोजनस बेस से क्या करेगा, रिएक्ट करेगा, तो क्या बनाएगा, वो एक फास्फोलिपिड। बेटा नाइट्रोजनस बेस में मोस्ट कॉमन कोलिन है, इथानोलामीन है और सीरीन है। कोलिन का आपको दिखाया गया है, कोलिन का स्ट्रक्चर आपको दिखाया गया। यहाँ पर देखें, यहाँ पर OH है, यहाँ पर भी OH है, तो इसमें से एक H, इसमें से OH यहाँ से रिलीज होगा और क्या बनाएगा, वाटर। वाटर बाहर निकल जाएगा और एक स्ट्रक्चर फास्फोटिडिक एसिड का नाइट्रोजनस बेस का डेरिवेटिव जो है वो तैयार हो जाएगा, जिसके अंदर एक नाइट्रोजनस जो है वो आपके पास बेस होगी और एक क्या होगा, एक आपके पास जो है बेसिकली फास्फोटिडिक एसिड होगा। क्योंकि देखिए ये सारा का सारा जो स्ट्रक्चर है यहाँ पर ये वही है, बस आगे ये जो चीज़ थी ये अटैच कर दी गई है। तो ये क्या होगा, फास्फोटिडाइल कोलिन, यानी कोलिन का फास्फोटिडिक एसिड के साथ रिएक्शन होने पर क्या बनेगा, फास्फोटिडाइल कोलिन या फिर लेटिटिन। और बेटा ये क्या है, ये एक आपका फास्फोलिपिड है। और अगर हम इसे रिप्रेजेंटेशन के अंदर देखें तो बेटा सिंपल रिप्रेजेंटेशन में इसे इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि इसका एक हेड होता है और एक टेल होती है। हेड हमेशा पोलर होता है, पोलर मतलब हाइड्रोफिलिक, वाटर के साथ अट्रैक्शन जो है वो शो करता है। ये ग्लिसरॉल, फास्फोरिक एसिड और नाइट्रोजन स्पेस का बना होता है। जबकि जो टेल होती है वो किसकी बनी होती है, फैटी एसिड की बनी होती है। स्ट्रेट अगर लाइन होगी तो सैचुरेटेड फैटी एसिड को शो करती है, अगर उसमें ब्रांच दिखाई जाएगी या उसे थोड़ा सा कर्व दिखाया जाएगा तो वो क्या शो करेगी, वो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड को शो करेगी। इस तरीके से बेटा स्फिंगोलिपिड्स होते हैं, ये मोस्ट कॉमन नर्वस सिस्टम के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जो कि न्यूरेटिव और प्रोटेक्टिव रोल प्रोवाइड कर रहे होते हैं। आपने अक्सर सुना होगा माइलिन शीथ होती है न्यूरॉन के ऊपर, वो भी बेटा किसकी बनी होती है, स्फिंगोलिपिड्स की बनी होती है। ग्लाइकोलिपिड्स क्या होते हैं, ग्लाइको फॉर ग्लूकोज से याद रखें कि वो कार्बोहाइड्रेट है, जब कार्बोहाइड्रेट लिपिड से जुड़ जाते हैं तो ग्लाइकोलिपिड बनते हैं। ये मोस्ट कॉमन सेल मेम्ब्रेन में पाए जाते हैं।
लिपोप्रोटीन बेटा, लिपोप्रोटीन मतलब कि लिपिड्स और प्रोटीन आपस में मिल जाएंगी और ये मोस्ट कॉमन सेल मेम्ब्रेन के अंदर आपको नजर आएंगी। इस तरीके से बेटा ड्राइव्ड और एसोसिएटिव लिपिड होते हैं। मोस्ट कॉमन इनके अंदर क्या है, स्टेरॉइड्स हैं। स्टेरॉइड्स बेटा बेसिकली क्या है, स्टेरॉइड्स आपके नेचुरली अकरिंग लिपिड्स हैं। इनके अंदर एक पेरेंट न्यूक्लियस होता है जिसे हम क्या कहते हैं, पर हाइड्रोसाइक्लोपेंटानोफेनेंथ्रासीन। बड़ा अजीबोगरीब नाम, पर हाइड्रोसाइक्लोपेंटानो। साइक्लोपेंटानो मतलब बेटा यहाँ पर साइक्लिक फॉर्म के अंदर एक पेंटेन आपको नजर आएगा और एक फेनेंथ्रासीन। फेनेंथ्रासीन के अंदर दो जो 6 बेसिकली बेंजीन रिंग होते हैं वो आपस में फ्यूज हो जाते हैं और तीसरा बेंजीन रिंग उनके एक ऊपर हेड की तरफ जो है वो मूव करता है। यहाँ पर आपको 4 रिंग नजर आएंगे, ए बी सी डी। जो डी है बेटा वो क्या होगा, 5 रिंग। ए बी सी वो क्या होंगे, आपके 6 मेंबर्ड रिंग होंगे। ठीक हो गया, 5 कॉर्नर रिंग, ये है 6 कॉर्नर रिंग। अब ये जो है बेटा ये स्ट्रक्चर क्या होगा, पर हाइड्रोसाइक्लोपेंटानोफेनेंथ्रासीन। इनके अंदर टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने होंगे, 17। और ये मोस्ट कॉमन बेटा क्या होते हैं, विटामिन D3, D2, आर्गोस्टिरोल, मेल और फीमेल के बेटा सेक्स हार्मोन जिस तरह ऑस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन, ये सारे के सारे स्टेरॉइड होते हैं जो कि पेरेंट न्यूक्लियस ये रखते हैं और उनके साथ डिफरेंट किस्म की चीज़ें अटैच होकर ये स्ट्रक्चर बना रही होती हैं। सेकेंडरी सेक्स हार्मोन जो होते हैं बेटा मोस्ट कॉमन इनमें एंड्रोजन्स आ जाते हैं, ये भी क्या होते हैं, स्टीरॉइड्स इन फॉर्म होते हैं। कोलेस्ट्रॉल बेटा सबसे इंपॉर्टेंट, ये भी क्या होता है, स्टीरॉइड होता है। इस तरीके से बेटा टर्पिनॉइड्स, टर्पिनॉइड बेटा किसके बने होते हैं, रिपीटिंग यूनिट के जो कि आइसोप्रिनॉइड होते हैं उनके बने होते हैं। अब आइसोप्रिनॉइड क्या होता है, उनका मेन फार्मूला क्या है, C5H8। इसके 2 पॉसिबल स्ट्रक्चर हैं, एक ये और एक ये, लेकिन मोस्ट कॉमन ये आपका डबल बॉन्ड वाला स्ट्रक्चर है। आप यहाँ पे देखेंगे आपको 5 कार्बन और 8 हाइड्रोजन नजर आएंगे, इस केस में भी और इस केस में भी, लेकिन मोस्ट कॉमन ये वाला होता है। ये बेटा कैसे बनते हैं, कंडेंसेशन से बनते हैं टर्पिनॉइड्स खास तौर पर। ये तो आइसो बेसिकली उनका मोनोमर है ना जो कि आपस में मिलेंगे तो क्या बनाएंगे, टर्पिनॉइड्स बनाएंगे, पॉली आइसोप्रिनॉइड बनाएंगे। तो जब इन्हें मिलाया जाता है डिफरेंट किस्म के कंपाउंड्स के साथ तो कैरोटिनॉइड्स और टर्पिनॉइड्स जो टर्पीन्स हैं और स्टीरॉइड्स हैं ये बनते हैं। आगे बेटा आ जाता है हमारे पास प्रोटीन। प्रोटीन क्या है, प्रोटीन बेसिकली लफ्ज़ प्रोटियोस से निकला है जिसका मतलब प्राइम इंपॉर्टेंस, बहुत ज़रूरी चीज़ है। और ये बेटा क्या है, ये मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं। ये क्या करते हैं, स्ट्रक्चरल रोल प्ले करते हैं या फंक्शनल रोल हमारी बॉडी के अंदर प्ले करते हैं। केमिकली बेटा क्या है, नाइट्रोजनस कंपाउंड है, ये नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड है। प्रोटीन बेटा क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इनका मॉलिक्यूलर वेट बहुत ज़्यादा होता है और ये जब हाइड्रोलाइज किया जाता है, इनको तोड़ा जाता है तो बेटा हमेशा क्या करते हैं, अमीनो एसिड या फिर उनके डेरिवेटिव्स देते हैं। प्रोटीन जो है वो क्या है बेटा, बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं किसके, अमीनो एसिड जो है वो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं किसके बेटा, प्रोटीन्स के। और अगर हम बात करते हैं अमीनो एसिड की तो बेटा अमीनो एसिड का एक टिपिकल जो अमीनो एसिड होता है उसके अंदर एक जो कार्बन होता है वो हमेशा कायरल होता है जो कि बेसिकली अल्फा अमीनो एसिड होते हैं। कायरल कार्बन का मतलब ऐसा कार्बन होता है जिसके चारों तरफ डिफरेंट ग्रुप अटैच हो, वैसे कार्बन को हम कायरल कार्बन कहते हैं। द स्ट्रक्चर इज गिवन वेयर आर मे बी एच और एनी अदर ग्रुप। अब यहाँ पर देखें बेटा आर जो है आपको नजर आ रहा है ये या तो एच होगा या फिर कोई भी अल्काइल ग्रुप हो सकता है। यहाँ पे देखें कार्बन एक तरफ क्या जुड़ा हुआ है, RCOH, एक तरफ क्या जुड़ा हुआ है, RH, एक तरफ क्या जुड़ा हुआ है, NH2। अब यहाँ पर बेटा आपको नजर आएंगे 4 डिफरेंट ग्रुप अटैच हैं, इसी वजह से ये हमारे पास क्या होगा, एक अमीनो एसिड का टिपिकल अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर है। अब यहाँ पर बेटा आपको लिखा नजर आ रहा होगा अल्फा कार्बन। अब ये क्या चीज़ है, याद रखें कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ जो पहला कार्बन होता है उसे हमेशा अल्फा कार्बन कहा जाता है और इसके साथ क्योंकि हाइड्रोजन जुड़ी है इस वजह से इसे अल्फा हाइड्रोजन भी कह रहे हैं। ठीक है, और अब आप कहोगे कि ये NH2 को फिर हम अल्फा नाइट्रोजन क्यों नहीं कहते, तो बेटा इस वजह से नहीं कहते क्योंकि ये जो दूसरा मेन ग्रुप है जो बेसिकली अमीनो ग्रुप है किसका, अमीनो एसिड का, ये और कहीं भी आकर अटैच हो सकता है। ये इंशाल्लाह अगले वाली डिटेल में हम देखते हैं। अब मोस्ट कॉमन अगर हम बात करते हैं जो अमीनो एसिड हैं वो अल्फा अमीनो एसिड होते हैं, यानी कि अल्फा कार्बन के साथ उनका NH2 यानी अमीनो ग्रुप जुड़ा होता है। और ये मोस्ट कॉमन बेटा किस फॉर्म के अंदर होते हैं, डाईपोलर स्टेट में। डाईपोलर मतलब 2 पोल रखते हैं
ऐसी पोलर स्टेट रखते हैं जिसे हम क्या कहते हैं बेटा, ज्विटर आयन। यानी कि डाईपोलर जो स्टेट है अमीनो एसिड की उसे हम क्या कहते हैं, ज्विटर आयन। बेटा ये किस फिनोमिना के जरिए होता है, एक फिनोमिना है जिसे आप सेकंड ईयर के अंदर डिटेल से पढ़ोगे, टाटोमरिज्म। टाटोमरिज्म बेटा ऐसा एक फिनोमिना है आइसोमरिज्म का, जिसके अंदर एक ही मॉलिक्यूल के अंदर क्या होता है, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर प्रोटॉन ट्रांसफर होता है। एक एटम से निकलेगा और दूसरे एटम के पास चला जाएगा उसी मॉलिक्यूल के अंदर। यहाँ पे देखें आपको H नजर आएगा, ये H यहाँ से निकलकर इधर चला जाएगा नाइट्रोजन के पास, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज और इधर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, जिससे हम क्या कहेंगे, इंटरनल साल्ट ऑफ अमीनो एसिड, जिसे हम मोस्ट कॉमन ज्विटर आयन भी कहते हैं। ठीक हो गया। अगर नेचर की बात करते हैं तो 170 टाइप ऑफ अमीनो एसिड जो है वो एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन जो मोस्ट कॉमन है वो 25 है, और उनमें से भी जो हमारे अंदर मोस्ट कॉमन है वो है 20। अब आ जाती है बेटा क्लासिफिकेशन किसकी, अमीनो एसिड की। तो अमीनो एसिड की क्लासिफिकेशन के हवाले से बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे पास है बेसिक क्लासिफिकेशन। वो कौन सी है बेटा, एसेंशियल अमीनो एसिड की और नॉन एसेंशियल की। ये आप 8 क्लास से पढ़ते आ रहे हो। जो हमारी बॉडी को ज़रूरी है, जिन्हें हम खुराक के ज़रिए हासिल करते हैं, जो हमारी बॉडी नहीं तैयार करती, वो एसेंशियल है, और ये 10 है। ठीक हो गया। नॉन एसेंशियल क्या है, ऐसे अमीनो एसिड जो कि हमारी बॉडी तैयार करती है, उन्हें खुराक के ज़रिए लेने की ज़रूरत नहीं होती, इसी वजह से उन्हें हम क्या कहते हैं, नॉन एसेंशियल। और ये भी बेटा कितने हैं, 10। तो टोटल कितने हो गए, 20। अब बाकी आगे जाती है बात बेटा सिंपल अल्काइल ग्रुप के हवाले से। अगर अल्काइल ग्रुप क्या होगा, सिंपल होगा। जो हमने पीछे पढ़ा था कि एक अमीनो एसिड में R ग्रुप होता है, अगर R सिंपल होगा, R अगर सिंपल होगा तो बेटा उसे हम सिंपल अल्काइल ग्रुप वाला अमीनो एसिड कहेंगे। कम्प्लेक्स होगा तो कम्प्लेक्स वाला कहेंगे, कम्प्लेक्स या लॉन्ग चेन भी हो सकता है। तो बेटा यहाँ पर आपको दिखाया गया ग्लाइसिन और एलानीन। यहाँ पर देखें, यहाँ पर H नजर आएगा, इधर आपको CH3 नजर आएगा, यहाँ पर आपको सेकेंडरी जो है वो प्रोपाइल नजर आएगा वेलिन के स्ट्रक्चर में। तो ये बेटा क्या है, ये सिंपल अल्काइल वाले अमीनो एसिड हैं। लॉन्ग चेन में लॉन्ग कार्बन चेन होगी, ठीक है, लॉन्ग चेन जिस तरह से आपका लाइसिन है, ग्लूटामिक एसिड है, इसमें R लॉन्ग होगा। रिंग बेटा बन सकती है, रिंग के अंदर जिस तरह हिस्टाडीन या प्रोलीन, आप यहाँ पर देखें आपको रिंग स्ट्रक्चर नजर आएगा, यहाँ पर भी देखें आपको प्रोलीन के स्ट्रक्चर में रिंग नजर आएगा। इस तरीके से बेटा अगर हम बात करते हैं अमीनो एसिड की क्लासिफिकेशन के हवाले से, तो इनके अंदर एसिडिक और बेसिक करैक्टर को भी देखा जाता है। कुछ अमीनो एसिड एसिडिक होते हैं, हालांकि अमीनो एसिड मोस्टली न्यूट्रल होते हैं, यानी उनमें ना एसिडिक करैक्टर होता है ना बेसिक करैक्टर, लेकिन कुछ एसिडिक भी होती हैं। एसिडिक कौन से होते हैं, जिनके अंदर COOH कार्बोक्सिलिक ग्रुप ज्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू NH2। मिसाल के तौर पर अगर 2 COOH होंगे, वहां पर NH2 1 होगा, या 3 COOH वहां पे हो सकता है 2 हो। याद रखें, अगर इनकी जो है तादाद इम्बैलेंस हो जाती है, कम ज़्यादा हो जाती है, बराबर से कम ज़्यादा हो जाती है, तो हम अमीनो एसिड को उस रेफरेंस से एसिड और बेस कहते हैं। अगर NH2 ज़्यादा होंगे तो बेस होगा, अगर COOH ज़्यादा होंगे तो वो एसिड होगा, जिस तरह ग्लूटामिक एसिड, एस्पार्टिक एसिड। बेसिक में क्या होंगे बेटा, NH2 ज़्यादा होंगे। यहाँ पे लाइसिन में NH2 मिसिंग है, यहाँ पर देखेंगे तो आपको नजर आ जाएगा, ये देखें लाइसिन में NH2 आपको दिखाया जा रहा है, नीचे वाले में शायद मिसिंग हो गया। खैर, तो हिस्टाडीन बेटा, ये जो हिस्टाडीन है ये भी क्या है, एक बेसिक अमीनो एसिड है। यहाँ पर देखें आपको NH नजर आ रहा है, ये भी N है, यहाँ पर भी NH2, इतने सारे आ गए, जबकि COOH सिर्फ एक है, इसी वजह से ये एक बेसिक अमीनो एसिड है। ठीक हो गया। इसके बाद बेटा आगे जाता है न्यूट्रल अमीनो एसिड, जिनके अंदर COOH की तादाद NH2 की तादाद के बराबर हो, वो क्या होते हैं बेटा, न्यूट्रल अमीनो एसिड होते हैं। कुछ ऐसे अमीनो एसिड भी होते हैं जिनके पास सल्फर मौजूद होती है, ये इंशाल्लाह आगे जाके देखेंगे कि सल्फर के साथ क्या काम होता है। बेसिकली कुछ अमीनो एसिड जो सल्फर रखते हैं वो आपस में बॉन्ड भी बना सकते हैं। ठीक हो गया। अब हम बात करते हैं बेस्ड ऑन पेप्टाइड बॉन्ड। बेसिकली ये अमीनो एसिड की क्लासिफिकेशन नहीं है, ये अमीनो एसिड जब आपस में जुड़ते हैं तो उस हिसाब से बताया गया है कि पेप्टाइड बॉन्ड अगर बनता है, अब ये क्या होता है ये भी हम इंशाल्लाह आगे देखते हैं। तो या तो डाईपेप्टाइड होगा, 2 अमीनो एसिड आपस में जुड़ेंगे, या फिर ट्राईपेप्टाइड होगा, 3 अमीनो एसिड आपस में जुड़ेंगे, या फिर बहुत सारे अमीनो एसिड आपस में जुड़ेंगे, जिसे पॉलीपेप्टाइड कहेंगे। डाई मतलब 2 अमीनो एसिड जुड़े, किसके जरिए, पेप्टाइड बॉन्ड के जरिए। ट्राई मतलब 3 अमीनो एसिड जुड़े, किसके जरिए बेटा, पेप्टाइड बॉन्ड के जरिए। पेप्टाइड बॉन्ड किसके दरमियान होता है बेटा, याद रखें, एक अमीनो एसिड में हमने पढ़ा था ना COOH और NH2 होता है,
तो जब एक अमीनो एसिड का COOH दूसरे अमीनो एसिड के NH2 के साथ रिएक्ट करेगा तो उसके नतीजे में क्या बनेगा, पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा। तो यहाँ पर देखें, एक आपको दिखाया गया COOH, दूसरे में दिखाया गया है NH2। ये देखें यहाँ पर आपको दिखाया गया ग्लाइसिन, यहाँ पर H है, यहाँ पे CH3 दिखाया गया, ये है एलानिन। जब आपस में रिएक्ट करेंगे तो क्या बनाएंगे, ग्लाइसाइल एलानिन। ठीक हो गया। अब होगा क्या, यहाँ से OH यहाँ से H रिलीज होगा, क्या बना देगा, वाटर बना देगा। इधर एक हाइड्रोजन कम हो गया तो यानी NH रह गया, यहाँ पर OH कम हो गया यानी CO रह गया। तो C कार्बन के टोटल 4 बॉन्ड होते हैं, 2 ये थे, एक ये था, 3 थे, एक उसने किसके साथ बना लिया, नाइट्रोजन के साथ बना लिया। अभी जब नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बन जाएगा तो इसे हम क्या कहेंगे, पेप्टाइड बॉन्ड कहेंगे। ठीक हो गया। इसके बाद हमारे पास आ जाता है बेटा ट्राईपेप्टाइड। ट्राईपेप्टाइड क्या है, दे कंटेन 3 अमीनो एसिड जिसमें कि ग्लाइसाइल ग्लाइसाइल ग्लाइसिन, यानी कि इसमें 3 ग्लाइसिन आपस में जुड़े होंगे। पॉलीपेप्टाइड में बहुत सारे अमीनो एसिड आपस में जुड़ जाते हैं। तो अब पेप्टाइड बॉन्ड है क्या बेटा, जिसमें मैंने भी आपको बताया कि लिंक है बिटवीन किसमें, कार्बोक्सिलिक ग्रुप और अमीनो ग्रुप के दरमियान। होता क्या है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप से हाइड्रोक्सिल ग्रुप निकलता है और क्या करता है बेटा, अमीनो एसिड ग्रुप से हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके क्या बना देता है, वाटर बनाता है, और कार्बन और नाइट्रोजन को आपस में क्या कर देता है, लिंक कर देता है। देखो कार्बन और नाइट्रोजन को आपस में लिंक कर दिया, तो इसके जरिए जो बेटा बॉन्ड बनता है वो क्या है, पेप्टाइड बॉन्ड। ठीक हो गया। अब इसके बाद आ जाती है बेटा प्रोटीन की क्लासिफिकेशन। अब प्रोटीन की क्लासिफिकेशन के अंदर अगर हम बात करते हैं प्रोटीन की क्लासिफिकेशन के हवाले से, तो सबसे पहली जो प्रोटीन की क्लासिफिकेशन में है वो है फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज। कुछ जो प्रोटीन होती हैं वो होती हैं सिंपल, यानी उन्हें जब हाइड्रोलाइज किया जाता है तो बेटा वो सिर्फ और सिर्फ अमीनो एसिड या उनके डेरिवेटिव्स देती हैं, जिस तरह के एल्ब्यूमिन जिसे वाइट एग भी कहते हैं या एग वाइट भी कहते हैं, ग्लोबुलिन जो कि इनसोल्युबल होती है वाटर में बट सोल्युबल होती है बेटा डिल्यूट सॉल्ट सॉल्यूशन में, लैक्टोग्लोबिन मसल के अंदर पाई जाती है, लिग्यूमिन एंड कोलेजन, ये बेटा डिफरेंट किस्म की सिंपल प्रोटीन है जिनको जब हम तोड़ते हैं वाटर की मौजूदगी में तो सिर्फ और सिर्फ अमीनो एसिड मिलते हैं या उनके डेरिवेटिव मिलते हैं। आगे जाते हैं बेटा कंपाउंड और कम्प्लेक्स। कंपाउंड और कम्प्लेक्स ऐसे होते हैं, यानी आपको नाम से पता चलेगा कंपाउंड यानी बहुत सारी चीजें मिक्स हो सकती हैं, हो सकता है इसके अंदर प्रोटीन अमीनो एसिड के अलावा भी कुछ चीज मौजूद है, जिसमें कार्बोहाइड्रेट हो सकते हैं, फास्फेट हो सकता है, लिपिड हो सकता है। तो मोस्ट कॉमन इनके अंदर बेटा कौन सी है, ग्लाइकोप्रोटीन यानी कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन मिल गए, लिपोप्रोटीन यानी लिपिड और प्रोटीन मिल गए। इसी तरीके से फास्फोप्रोटीन भी हो सकती है, यानी फास्फोरस या फास्फेट किसके साथ, प्रोटीन के साथ अटैच हो गया। इस तरीके से बेटा ड्राई प्रोटीन भी हो सकती है, कुछ ऐसी प्रोटीन है जो कि ड्राइड है। मोस्ट कॉमन जो प्रोटीन होती है इन्हें कॉन्जुगेटेड प्रोटीन भी कहा जाता है, ठीक है। या डिफरेंट किस्म की जो प्रोटीन्स हैं वो क्या करेंगी, आपस में रिएक्ट करेंगी और क्या बनाएंगी, कम्प्लेक्स प्रोटीन बनाएंगी। बेसिकली वो कंपाउंड तो नहीं रहती, वो ड्राइव कंसीडर की जाती हैं, क्योंकि अगर उन्हें डिफरेंट किस्म के कंपाउंड से हासिल किया जा रहा है तो वो कम्प्लेक्स तो होंगी लेकिन साथ साथ ड्राइव भी होंगी। मोस्ट कॉमन बेटा एंजाइम, पेप्टोन, ओलिगो एंड पॉलीपेप्टाइड। हमने कहा था ओलिगो जो वर्ड है वो बेटा यूज करते हैं 2 to 10 के लिए, ठीक है। आगे देता है प्रोटीन की क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन फंक्शन। अगर हम बात करते हैं कुछ जो प्रोटीन है बेटा वो रेगुलेटरी प्रोटीन है, यानी रेगुलेट करती है प्रोसेस को, यानी आपके बॉडी के अंदर किसी ना किसी चीज को रेगुलेट कर रही होंगी विद इन अ रेंज। मोस्ट कॉमन बेटा इनमें एंजाइम आ जाते हैं, हार्मोन्स आ जाते हैं, इंसुलिन आ जाती है, ग्लूकागोन, ये सारे के सारे क्या है, ये प्रोटीन इन नेचर होते हैं और ये डिफरेंट चीजों को क्या कर रहे होते हैं, रेगुलेट कर रहे होते हैं। कुछ आ जाती है स्ट्रक्चरल प्रोटीन, बेटा स्ट्रक्चर बनाती हैं, जिस तरह के कैराटिन आपके जो हेयर एंड नेल हैं वो बनाती हैं, फिब्रिन ब्लड क्लोटिंग प्रोटीन होती है, मायोसिन आपके मसल के फिलामेंट्स बनाती है या डिफरेंट किस्म के सेल के फिलामेंट बना रही होती है। इस तरीके से बेटा ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है। ट्रांसपोर्ट प्रोटीन क्या करती है, ये ट्रांसपोर्ट करती है मटीरियल्स को, इस तरह के हीमोग्लोबिन वो क्या करती है, ऑक्सीजन को ऑक्सी हीमोग्लोबिन की फॉर्म के अंदर और कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन की फॉर्म के अंदर ट्रांसपोर्ट करती है। मायोग्लोबिन क्या करती है, ये मसल हीमोग्लोबिन है और ये भी बिल्कुल ट्रांसपोर्ट करती है जिस तरह हीमोग्लोबिन ट्रांसपोर्ट करती है, बस इसकी जो स्पीड होती है वो बहुत तेज होती है। कुछ जेनेटिक प्रोटीन होती हैं, यानी कि वो जीन्स के साथ ट्रांसफर होती हैं एक नस्ल से दूसरी नस्ल में। मोस्ट कॉमन बेटा इनका जो है नाम वो है हिस्टोन प्रोटीन्स।
इसके अलावा बेटा अगर हम बात करते हैं प्रोटीन की क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर, तो उसके अंदर दो मेन इंपॉर्टेंट जो है वो स्ट्रक्चर है प्रोटीन के, फिब्रस और ग्लोब्यूलर। फिब्रस स्ट्रक्चर मोस्ट कॉमन ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो कि इनसोल्यूबल होता है वाटर के अंदर और नॉन क्रिस्टलाइन होता है। ये इलास्टिक ज्यादा होता है और ज्यादातर स्ट्रक्चरल रोल प्ले करता है। ठीक हो गया। और ये जो प्रोटीन है बेसिकली ये वन और मोर पॉलीपेप्टाइड चेन की बनी होती है। दोबारा से, ये वन और मोर पॉलीपेप्टाइड चेन की बनी होती है। मोस्ट कॉमन नॉन क्रिस्टलाइन होते हैं, क्रिस्टल की फॉर्म के नहीं होते, वाटर में इनसोल्यूबल होते हैं, इलास्टिक इन नेचर होते हैं और स्ट्रक्चरल रोल प्ले करते हैं, बॉडी के स्ट्रक्चर बनाने में हेल्प आउट करते हैं। मोस्ट कॉमन इनमें जो स्ट्रक्चर होता है बेटा वो कौन सा होता है? सेकेंडरी स्ट्रक्चर। अब ये क्या होता है ये आगे जाके इंशाल्लाह देखेंगे। और जो इसकी एग्जांपल है बेटा, जैसा सिल्क फाइबर हो गया, स्पाइडर का वेब हो गया, मायोसिन होगी, मसल की फिब्रिन होगी बेटा, और इसी तरीके से ब्लड क्लोटिंग जो है प्रोटीन, थ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन, ये भी सारी जो प्रोटीन है ये बेसिकली फिब्रस स्ट्रक्चर रखती है। इसी तरीके से कैराटिन ये नेल एंड हेयर रखती है बेटा, ये भी क्या है? बेसिकली फिब्रस प्रोटीन के स्ट्रक्चर होते हैं। ग्लोब्यूलर प्रोटीन मोस्ट जो कॉमन है ये स्पाइरल होती हैं या फिर लिप्सिडल होती हैं, यानी कि बेज़वी शक्ल की होती हैं। अगर इनकी बात करती हैं, इनके अंदर मेन जो स्ट्रक्चर होता है वो टर्शरी स्ट्रक्चर होता है। ये इंशाल्लाह भी जाके स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन के वाले सेक्शन में देख लेते हैं। और बेटा ये बनता कैसे है? जब बहुत सारी पॉलीपेप्टाइड चेन आपस में क्या करती हैं? मल्टीपल फोल्डिंग करती हैं। क्रिस्टलाइन इन नेचर होते हैं, यानी कि क्रिस्टल की फॉर्म के अंदर होते हैं, सोलेबल होते हैं बेटा ये वाटर के अंदर। मोस्ट कॉमन इनके अंदर क्या है बेटा? ये फंक्शनल रोल प्ले करती हैं, जिस तरह एंजाइम हो गए, हार्मोन हो गए या ट्रांसपोर्ट प्रोटीन होगी, जिस तरह हमने हीमोग्लोबिन पढ़ा था। अब आगे जाता है बेटा स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर क्या है, टर्शरी क्या है, क्वाटर्नरी क्या है, ये अब देखते हैं हम। सबसे पहले बेटा हमारे पास है प्राइमरी स्ट्रक्चर। प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या है? ये एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए है कि किसी भी प्रोटीन के अंदर कितने अमीनो एसिड मौजूद हैं, किसी भी प्रोटीन में कितने अमीनो एसिड मौजूद हैं और कौन कौन से अमीनो एसिड किस किस तरतीब के अंदर मौजूद हैं, कितने मौजूद हैं, कौन कौन से और किस तरतीब के साथ मौजूद हैं, ये हमें कौन बताएगा? प्राइमरी स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करेगा। और याद रखें एक डीएनए के अंदर जो है स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस वो क्या करता है? अमीनो एसिड के सीक्वेंस को डिटरमिन करता है, यानी उसे एक्सप्लेन करता है कौन सा अमीनो एसिड अटैच होगा, कितने अटैच होंगे, कौन से अमीनो एसिड कितने अटैच होंगे और किस तरतीब में अटैच होंगे, ये कौन डिसाइड कर रहा होता है? डीएनए के न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस। अब जो प्रोटीन है याद रखें वो हमेशा नंबर ऑफ अमीनो एसिड के साथ साथ और उनकी टाइप के साथ साथ एक्सप्लेन की जाती है। याद रखें अगर आप सिंपल प्रोटीन बना रहे हैं तो हो सकता है उनके अंदर अमीनो एसिड तादाद में ज़्यादा हो लेकिन अमीनो एसिड बहुत सिंपल वाले हैं, तो ये भी हो सकता है। इस तरीके से अगर आप बहुत ही कम्प्लेक्स प्रोटीन बना रहे हैं तो हो सकता है उसके अंदर अमीनो एसिड तादाद में थोड़ी हो लेकिन जो अमीनो एसिड है वो कम्प्लेक्स हो, तो ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। ठीक हो गया। इस तरीके से बेटा आगे चलते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर में। अगर सबसे पहले जो एफ सेंगर था उसने क्या किया? प्रोटीन पर काम शुरू किया और उसने सबसे पहले जो इंसुलिन थी उसके सीक्वेंस को, जो अमीनो एसिड का सीक्वेंस था उसको क्या किया? फाइंड आउट किया। उसने कहा कि 51 अमीनो एसिड जो है वो टोटल इंसुलिन को तैयार करती हैं और ये दो चेन्स की फॉर्म के अंदर, 2 चेन्स की फॉर्म के अंदर मौजूद है। एक चेन में 30 अमीनो एसिड होते हैं, एक में 21 अमीनो एसिड होते हैं। दोनों के दोनों बेटा जो चेन है वो आपस में डाइसल्फाइड बॉन्ड के जरिए जुड़ी होती है। डाइसल्फाइड बॉन्ड क्या होता है? ये एक ऐसा बॉन्ड है जो कि दो ऐसे अमीनो एसिड के दरमियान बनता है जो सल्फर रखते हैं। याद रखें सल्फर से सल्फर का बॉन्ड सल्फाइड बॉन्ड होता है, डाइसल्फाइड मतलब दो सल्फर ने दो सल्फर के साथ बॉन्ड बनाए हुए हैं। ठीक है। इनमें जो मोस्ट कॉमन है बेटा, इसी तरीके से हीमोग्लोबिन की अगर हम बात करते हैं इनमें 574 अमीनो एसिड होते हैं, हर एक की 4 चेन है। अगर हीमोग्लोबिन की बात करें 2 अल्फा और 2 बीटा, हर अल्फा चेन में 141 अमीनो एसिड है जबकि हर बीटा चेन में 146 अमीनो एसिड मौजूद है। इसी तरीके से हीमोग्लोबिन बेटा क्या करती है? ये हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट कर रही होती है, कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट कर रही होती है, यानी ट्रांसपोर्ट प्रोटीन के तौर पर काम कर रही होती है।
लेकिन बेटा एक बीमारी है जिसे हम क्या कहते हैं, सिकल सेल अनीमिया। इसमें हीमोग्लोबिन की जो फंक्शनैलिटी है वो ख़त्म हो जाती है। और वजह क्या है बेटा, सिर्फ म्यूटेशन। क्या होना था, एक अमीनो एसिड जहाँ पे लगना था उसकी जगह पर बदलकर कोई दूसरा अमीनो एसिड लग जाता है, जिससे पूरा का पूरा जो हीमोग्लोबिन का जो स्ट्रक्चर है वो बेड़ा गर्क हो जाता है, उस जो है ना उसके स्ट्रक्चर का, वो किसी काम का नहीं रहता। आगे जो है हमारे पास सेकेंडरी स्ट्रक्चर। अब जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है बेटा बेसिकली वो क्या है, ये अमीनो एसिड जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है इसके अंदर क्या करते हैं, बहुत सारे जो अमीनो एसिड हैं वो आपस में क्या करते हैं, एक रेगुलर कन्फिग्रेशन के अंदर, हेलिकल फॉर्म के अंदर या किसी और रेगुलर कन्फिग्रेशन के अंदर, रेगुलर सिमेट्री के अंदर अरेंज होते हैं। मोस्ट कॉमन जो उनमें अरेंजमेंट है वो अल्फा हेलिक्स है और एक बीटा प्लेटेड शीट है। अल्फा हेलिक्स बेटा बेसिकली स्प्रिंग शेड होता है, कुछ इस तरह का, डायग्राम पे ना जाइएगा बस समझिएगा, कुछ इस तरीके से अल्फा हेलिक्स, ओ सॉरी ये तो कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो गया, आई थिंक थोड़ा सा इस तरीके से अल्फा हेलिक्स आपको इस तरीके से आपको टर्न की फॉर्म के अंदर नजर आएगा। और जबकि बीटा प्लेटेड शीट बेटा क्या होगा, एक पॉलीपेप्टाइड चेन होगी और वो रोल बैक कर देगी या फोल्ड बैक कर देगी, तो उससे क्या बना देगी, वो बीटा प्लेटेड शीट बना देगी। ठीक हो गया। तो अल्फा हेलिक्स बेटा क्या है, ये यूनिफॉर्म ज्योमेट्री है और इसके हर एक टर्न के अंदर 3.6 अमीनो एसिड मौजूद होते हैं। मोस्ट कॉमन इनमें जो बॉन्डिंग होती है जो कि स्ट्रक्चर को स्टेबल कर रही होती है वो होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बीटा प्लेटेड शीट बेटा कैसे बनती है, ये फोल्डिंग बैक से पॉलीपेप्टाइड चेन की जो फोल्डिंग बैक है वो क्या करती है, वो बीटा प्लेटेड शीट बनाती है। और इसमें भी क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड इन्वॉल्व होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं और वो स्ट्रक्चर को मेंटेन रखते हैं। आगे जाता है टर्शरी स्ट्रक्चर। टर्शरी स्ट्रक्चर याद रखें बेटा, जब बहुत सारी क्या करती हैं, पॉलीपेप्टाइड चेन बेंड करती हैं, फोल्ड करती हैं, अपने ऊपर ही क्या करती हैं, वो कॉइल करना शुरू कर देती हैं, तो एक ग्लोबुलर स्ट्रक्चर बना देती हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, टर्शरी स्ट्रक्चर। मोस्ट कॉमन टर्शरी स्ट्रक्चर में आयनिक बॉन्डिंग होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, डाइसल्फाइड बॉन्डिंग होती है। ठीक हो गया। इसी तरीके से जो टर्शरी स्ट्रक्चर होता है, मोस्ट कॉमन जो में जिनमें टर्शरी स्ट्रक्चर पाया जाता है वो वाटर में सोल्यूबल होते हैं। वजह ये होती है कि वाटर मीडिया के अंदर इनका स्टेबल स्ट्रक्चर बनता है, जिसके अंदर हाइड्रोफोबिक जो पोर्शन होता है वो अंदर की तरफ दफन हो जाता है, जबकि हाइड्रोफिलिक जो वाटर लवर होता है वो सरफेस पर आ जाता है। इस तरीके से बेटा क्वाटरनरी में क्या होता है, ये देखो ये स्ट्रक्चर तो था, हमने कहा था सीक्वेंस प्राइमरी के अंदर, सेकेंडरी में हमने कहा कि जब उनकी क्वाइलिंग होगी, टर्शरी में हमने कहा कि मजीद क्वाइलिंग हो गई। ठीक हो गया। अब बहुत सारी जो पॉलीपेप्टाइड थी उनकी जब इकट्ठी एक साथ क्वाइलिंग की जाएगी तो उसे हम क्या कहेंगे, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। इसमें क्या होगा, इसमें बहुत सारी पॉलीपेप्टाइड चेन आपस में एक दूसरे के साथ जुड़ जाएंगी। अब इसके स्टेबल स्ट्रक्चर को कैसे रखा जाएगा, आयनिक कन्फिग्रेशन से, आयनिक बॉन्ड से, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन से, हाइड्रोजन बॉन्डिंग से इस चीज को क्या किया जाएगा, कंट्रोल किया जाएगा। अमीनो एसिड की प्रोटीन की इंपॉर्टेंस के हवाले से बात करते हैं तो बहुत सारी जो प्रोटीन है वो रेगुलेटरी होती है, यानी कि रेगुलेट कर रही होती है हमारे प्रोसेसेस को। जिस तरह एंजाइम्स की बात करें तो वो हमारे बॉडी के अंदर बायोकैटालाइज कर रहे होते हैं केमिकल रिएक्शन को। हार्मोन्स की बात करें तो डिफरेंट जो है प्रोसेसेस को वो रेगुलेट कर रहे होते हैं। इसी तरीके से कुछ जो प्रोटीन है वो स्ट्रक्चर का काम करती है, जिस तरह फिब्रिन, मायोसिन, जो कैराटिन, या जो प्रोटीन है ये स्ट्रक्चरल रोल प्ले करती हैं। कुछ ट्रांसपोर्ट का काम कर रही थी, जिस तरह हमने भी ऊपर हीमोग्लोबिन के हवाले से पढ़ा। कुछ बेटा क्या कर रही होती हैं, जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कैरी कर रही होती हैं, जो कि डीएनए, जिस तरह के हिस्टोन प्रोटीन हमने पढ़ा था कि वो क्या करती हैं, एक नस्ल से दूसरी नस्ल में ट्रांसफर हो सकती हैं। इसी तरीके से बेटा कुछ जो प्रोटीन है बायो कैटलिस्ट के तौर पर काम करते हैं, जिसे हमने एंजाइम के हवाले से बात की थी कि एंजाइम क्या है, बायो कैटलिस्ट है। प्रोटीन बेटा ब्लड क्लॉटिंग बनाने के लिए भी क्या होती हैं, ज़रूरी होती हैं। इसके अलावा सेल की इंट्रा सेलुलर मूवमेंट, यानी सेल के अंदर जो मूवमेंट होती है उसके लिए भी किसकी ज़रूरत होती है, प्रोटीन की ज़रूरत होती है। ठीक हो गया। और आपका जो क्रोमोसोम मूव करते हैं वो भी किसकी वजह से मूव करते हैं, प्रोटीन की वजह से। फ्लैजेला जो बनता है, सीलिया जो बनता है, ये भी प्रोटीन के बने होते हैं। स्पिंडल फाइबर भी क्या किसके बने होते हैं, प्रोटीन के।
इवन के आपकी एंटीबॉडीज भी किसकी बनी होती हैं, प्रोटीन की, जिन्हें हम इम्यूनोग्लोबिन्स कहते हैं, जो कि इम्यूनिटी देती हैं आपकी बॉडी के अंदर। इसी तरीके से जो बहुत सारी जो प्रोटीन है वो डिफरेंट किस्म के बैक्टीरिया के अंदर सरफेस अटैचमेंट के लिए, किसी जगह पर जुड़ने के लिए, वहां पर अटैचमेंट को शो करने के लिए बैक्टीरिया को वो क्या करती हैं, अनेबल करती हैं कि वो वहां पर इजीली अटैच हो सके। और वो भी बेटा किसकी बनी होती है, उनके जो स्ट्रक्चर होते हैं प्रोटीन के बने होते हैं। बहुत सारी प्रोटीन बेटा इंडस्ट्रीज के अंदर यूज हो रही हैं। आगे सबसे इंपॉर्टेंट और फाइनल टॉपिक हमारा न्यूक्लिक एसिड के हवाले से। अब ये न्यूक्लिक एसिड क्या है, ये डीएनए एंड आरएनए, तो देख लेते हैं। सबसे पहले बेटा हिस्ट्री के बारे से बात करते हैं। 1869 के अंदर एफ मिशन ने बेटा सबसे पहले न्यूक्लियाई के पस सेल से क्या किया, सब लिक्विड निकाला था जो कि एसिडिक इन नेचर था। क्योंकि न्यूक्लियाई से निकाला था और एसिडिक इन नेचर था, इसी वजह से उसे कह दिया गया न्यूक्लिक एसिड, के न्यूक्लियस से निकलने वाला एसिड। आज हमें पता है ये दो तरह के होते हैं, डीऑक्सी और एक सिंपल राइबोन्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड यानी कि उसमें जो राइबोज होगी उसमें से एक ऑक्सीजन, डी फॉर एलिमिनेशन, ऑक्सीजन, ऑक्सी फॉर ऑक्सीजन, के ऑक्सीजन एक निकाल लिया गया होगा। राइबोन्यूक्लिक एसिड है जिसमें से राइबोज में से एक ऑक्सीजन निकाल लिया गया, तो इसी वजह से उसे डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड कह रहे हैं। जबकि दूसरा क्या होगा, राइबोन्यूक्लिक एसिड होगा। इंट्रोडक्शन पे बात करते हैं तो सबसे पहले क्या है, न्यूक्लिक एसिड क्या है बेटा, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है। ये मोनोफॉस्फेट न्यूक्लियोटाइड रखती हैं, खास तौर पर मोनोफॉस्फेट कहते हैं, ये भी इंशाल्लाह भी देखते हैं। डीएनए बेटा कौन सी मोनोफॉस्फेट रखते हैं, सिर्फ और सिर्फ डीऑक्सी यानी कि जिसकी ऑक्सीजन राइबोज की निकली हो, ऐसी जो है मोनोफॉस्फेट रखेगा न्यूक्लियोटाइड। जबकि आरएनए के अंदर सिंपल मोनोफॉस्फेट राइबोन्यूक्लियोटाइड होती हैं, यानी कि उनके अंदर ऑक्सीजन मौजूद होती है, उनमें से ऑक्सीजन नहीं निकाली गई होती। न्यूक्लियोटाइड और बेटा न्यूक्लियोसाइड में क्या फर्क होता है, ये भी जरा देख लो। न्यूक्लियोटाइड क्या है बेटा, न्यूक्लियोटाइड असल में आपकी तीन चीजों से मिलकर बनी होती है। एक पेंटोज शुगर जिसे हम क्या कहते हैं 5 कार्बन शुगर, एक आपकी नाइट्रोजनस बेस जो कि प्यूरीन या पायरामिडीन हो सकती है। अब ये क्या होती है ये भी आगे जाके देखते हैं। एक होता है फास्फेट ग्रुप जो कि आता कहाँ से है बेटा, फास्फोरिक एसिड से, H3PO4 से आपको फास्फेट ग्रुप हासिल होता है। जब ये तीनों चीजों को मिला दिया जाए तो न्यूक्लियोटाइड बनती है। अगर इनमें से सिर्फ फास्फेट ग्रुप को निकाल दिया जाए तो उसे हम क्या कहेंगे, न्यूक्लियोसाइड। नाइट्रोजनस बेस हमने पढ़ा कि प्यूरीन या फिर क्या होती है, पायरामिडीन। प्यूरीन बेटा क्या होती हैं, ये डबल रिंग होती हैं, इनमें हेक्सापेंटानोसाइक्लिक कंपाउंड होता है। हेक्सापेंटानोसाइक्लिक कंपाउंड का मतलब है इनमें एक जो है वो 6 कोनों वाला स्ट्रक्चर होगा और एक 5 कोनों वाला स्ट्रक्चर होगा जो आपस में फ्यूज हो चुके होंगे। मोस्ट कॉमन जो प्यूरीन है बेटा एडेनिन और ग्वानिन है। पैरामिडीन में मोस्ट कॉमन बेटा अगर हम बात करें तो इनके अंदर ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिसके 6 कॉर्नर्स होते हैं हेक्सागोन की फॉर्म के, इसी वजह से ये हेक्सासाइक्लिक होते हैं। ये सिंगल रिंग होती हैं। मोस्ट कॉमन साइटोसिन, इसी तरीके से बेटा थायामीन, इसी तरीके से आपकी यूरासिल, ये क्या है, ये आपकी पायरामिडीन्स हैं। याद रखें यूरासिल सिर्फ और सिर्फ आरएनए में होती है, डीएनए में नहीं होती। और एक और बात याद रखें, लफ्ज़ से याद रखें, एट जीसी एडेनिन हमेशा थायमीन के सामने होती है और 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाती है, जबकि ग्वानिन हमेशा साइटोसिन के सामने होती है और 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाती है। अब बेटा ये आपको स्ट्रक्चर दिखाया गया है एटीपी के हवाले से, जो कि क्या है बेसिकली ये आपको एक न्यूक्लियोटाइड दिखा रहा है। तो यहाँ पर देखें आपको नजर आ रहा होगा एक राइबोज शुगर, एक नाइट्रोजनस बेस और कम से कम एक फास्फोट। अगर एक होगा तो मोनो, 2 होंगे डाई, 3 होंगे तो ट्राई फास्फेट। ठीक हो गया। तो याद रखें एडेनिन और राइबोज को जब मिलाएं तो एक न्यूक्लियोसाइड बनती है। जब हम एडेनिन और राइबोज को मिलाकर साथ एक फास्फेट ग्रुप भी अटैच कर दें तो उससे हमारे पास एक न्यूक्लियोटाइड बनती है। ठीक हो गया। अब यहाँ पर बेटा हमारे पास स्ट्रक्चर सामने दिखाया गया कि एडेनिन का क्या स्ट्रक्चर है, ग्वानिन का क्या स्ट्रक्चर है, थायमीन का क्या है, साइटोसिन का और यूरासिल का क्या स्ट्रक्चर है। तो इसके बाद देखते हैं बेटा नाइट्रोजनस बेस। मोस्ट कॉमन हमारे पास यही जो है मेन नाइट्रोजनस बेस है, एडेनिन, ग्वानिन, थायमीन, साइटोसिन और यूरासिल। जब इनको हम राइबोज से जोड़ देते हैं नाइट्रोजनस बेस को तो क्या बनता है, एक नई न्यूक्लियोसाइड बनती है। तो न्यूक्लियोसाइड कौन सी बनती है, राइबोज के जोड़ने पर एडेनिन के एडिनोसिन, ग्वानिन के ग्वानोसिन, साइटोडीन, थायमिडीन और यूराडीन। याद रखें बेटा अगर राइबोज ऐसी जुड़ेगी जिसके अंदर एक ऑक्सीजन यानी कि ये वाला जो ऑक्सीजन होगा, ये देखें ये आपका
यहाँ पर जहाँ पर नाइट्रोजन बेस जुड़ी होती है वहां से हम कार्बन की नंबरिंग शुरू करते हैं। ये कार्बन नंबर 1 होगा, ये 2 होगा, ये 3 होगा, ये 4 होगा और ये वाला 5 होगा। तो कार्बन नंबर अगर 2 से OH ग्रुप में से ऑक्सीजन निकाल दी गई हो तो उसे हम डीऑक्सीराइबोस कहते हैं। ठीक हो गया। अब ऐसी राइबोस जिसमें से ऑक्सीजन को निकाल दिया गया हो उसे हम क्या कहते हैं, डीऑक्सीराइबोस। तो डीऑक्सीराइबोस अगर मिलेगी तो डीऑक्सी न्यूक्लियोसाइड बनेगी। ठीक हो गया। और इसी तरीके से डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड बनेगी। जब हम क्या करते हैं, नाइट्रोजन बेस को राइबोस से जोड़ देते हैं तो एक न्यूक्लियोसाइड बनती है। ठीक है। तो इसी तरीके से जब हम एक नाइट्रोजन बेस को डीऑक्सीराइबोस से जोड़ देंगे तो डीऑक्सी न्यूक्लियोसाइड बनेगी। अगर एक फास्फेट होगा तो न्यूक्लियोटाइड कहेंगे, 2 होंगे तो डाई न्यूक्लियोटाइड कहेंगे, 3 होंगे तो ट्राई न्यूक्लियोटाइड कहेंगे। याद रखें आरएनए के अंदर थायमीन नहीं होती, उसकी जगह यूरोसिल होती है, जबकि डीएनए के अंदर सारी की सारी क्या होती हैं बेटा, डीऑक्सीराइबोस मौजूद होती है। और मोस्ट कॉमन याद रखें जो डीएनए है बेटा हमेशा डीएनए में और आरएनए में हमेशा मोनोफॉस्फेट वाली न्यूक्लियोटाइड होंगी। एक ये डीएनए में होंगी और एक ये किस में होंगी बेटा, आरएनए के अंदर होंगी। ये दूसरी एग्जिस्ट तो करती हैं लेकिन आरएनए और डीएनए में पाई जाती हैं, जो कि अभी हाईलाइट की गई हैं। ठीक हो गया। आगे हमारे पास आ जाता है बेटा डीएनए, जो कि डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड है। ये क्या है बेटा, एक हेरिडिटरी मटेरियल है जो कंट्रोल करता है सेल की ऑल एक्टिविटीज को। इसमें डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड होती हैं और ये बेटा क्या करता है, दिस मीन्स डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड का मतलब क्या है कि इसमें से और एक ऑक्सीजन राइबोस में से क्या कर दिया गया है, निकाल दिया गया। डीऑक्सी मोनोफॉस्फेट न्यूक्लियोटाइड गिवन इन टेबल, वो आपको टेबल में दिखा दी गई। इसके अलावा बेटा याद रखें डीएनए के अंदर 2 न्यूक्लियोटाइड के जो होते हैं स्टैंड्स होते हैं, जिनके अंदर बहुत सारी न्यूक्लियोटाइड आपस में क्या होती हैं, जुड़ी होती हैं। हम इंशाल्लाह इसमें देखेंगे भी किस तरीके से स्टैंड होता है। इस तरीके से बेटा अगर याद रखें एक न्यूक्लियोटाइड दूसरी न्यूक्लियोटाइड से मिलेगी तो एक बॉन्ड बनेगा और एक स्ट्रक्चर बनेगा जिसे हम क्या कहेंगे, डाई न्यूक्लियोटाइड। डाई मतलब 2 न्यूक्लियोटाइड अटैच हो चुकी हैं। ट्राई न्यूक्लियोटाइड 3 न्यूक्लियोटाइड एक दूसरे से अटैच हो चुकी हैं। अब NAD बेटा ये कोएंजाइम है जो कि बेसिकली न्यूक्लियोटाइड है, निकोटिनामाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड। ये इससे क्या पता चल रहा है आपको कि ये एक क्या है, डाई न्यूक्लियोटाइड है, कोएंजाइम है, जो कि डिफरेंट किस्म के प्रोसेस में खास तौर पर रिडॉक्स रिएक्शन के अंदर, जिस तरह क्रिब्स साइकिल वगैरह हो गया, उसके अंदर यूज होता है। 1951 के अंदर एरविन चार्गस ने बेटा ये सजेस्ट किया था, ये थ्योरी पेश की थी कि हमेशा जो एडेनिन है वो थायमीन की इक्वल कंपोजिशन के अंदर, इक्वल जो है अमाउंट के अंदर, वो रेशो के अंदर वो प्रेजेंट होती है। इस तरीके से गालिन हमेशा साइटोसिन की रेशो पे इक्वल पाई जाती है। तो इससे ये पता चलता था कि दोनों के अंदर कुछ ना कुछ रिलेशन तो है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है दिया। लेकिन इस चीज को प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन किस तरह किया गया, स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए के जरिए। वाटसन और क्रिक ने बेटा क्या किया, मॉडल पेश किया। विल्किंस और रोजरलैंड फ्लिंकलन ने बेटा क्या किया था, एक्सरेज टेक्निक्स को यूज किया और उसके जरिए डीएनए का एक मॉडल डेवलप किया। लेकिन उसी दौरान जेम्स डी वाटसन ने और फ्रांसिस क्रिक ने बेटा क्या किया, उसी दौरान डीएनए का मॉडल पेश कर दिया। अब इस मॉडल के मुताबिक क्या था, डीएनए 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स का स्टैंड रखता है। हर एक जो स्टैंड है वो बेटा क्या है, एंटी पैरेलल। एंटी पैरेलल का मतलब कि अगर एक स्टैंड इस तरीके से है तो दूसरा स्टैंड इस तरीके से होगा, एक दूसरे के एंटी पैरेलल होंगे। ठीक हो गया, आमने सामने तो होंगे लेकिन एंटी, एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में। ये जब एक दूसरे के साथ बेटा बल खाते हैं तो क्या बनाते हैं, हेलिकल शेप बनाते हैं। याद रखें बैकबोन किसकी बनी होती है, शुगर फास्फेट की, डीएनए की। और जो आपको सेंटर में नजर आएंगे वो क्या होंगे, नाइट्रोजनस बेस होंगे। हर एक बैकबोन के अंदर जो एक न्यूक्लियोटाइड है वो फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड के साथ जुड़ी होगी, फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड के साथ जुड़ी होगी। हर स्टैंड जो नाइट्रोजनस बेस के साथ है उसके अंदर बेटा याद रखें एडेनिन हमेशा थायमीन के साथ होगी, ग्वानिन हमेशा साइटोसिन के साथ होगी। एडेनिन और थायमीन में हमेशा 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं, जबकि ग्वानिन और साइटोसिन के अंदर हमेशा 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं।
और अगर हम एक टर्न की बात करते हैं कि उसके एक बल के अंदर कितने बेस पेयर होते हैं, 10 बेस पेयर मौजूद होते हैं, और उसकी जो लेंथ होती है अबाउट 34 आर्मस्ट्रॉन्ग होती है। ठीक हो गया। इसी तरीके से बेटा ये आगे स्ट्रक्चर दिखाया गया है। यहाँ पर अगर आपको देखें, दो आपको एंटी पैरेलल स्टैंड नजर आएंगे, एक आपको 5 प्राइम एंड नजर आएगा, एक आपको 3 प्राइम एंड नजर आएगा। उसके सामने देखें एंटी पैरेलल, एक आपको 5 प्राइम एंड नजर आएगा और एक आपको 3 प्राइम एंड नजर आएगा। ठीक हो गया। इसके बाद आ जाता है बेटा आरएनए। आरएनए की बात करते हैं। अच्छा, एक और चीज यहाँ पर देख लें, यहाँ पर एडेनिन और थायमिन के हवाले से दिखाया गया। देखिए एडेनिन में आपको हमेशा और थायमिन में हमेशा डबल बॉन्ड नजर आएंगे, और ग्वानिन में और साइटोसिन में आपको 3 डबल बॉन्ड नजर आएंगे। और इसके लिए आपने सिंपल याद रखना है एट-जीसी, एडेनिन थायमिन के साथ, ग्वानिन हमेशा साइटोसिन के साथ होती है। आरएनए बेटा क्या है, राइबो न्यूक्लिक एसिड। ये क्या है, ये एक पॉलीमर है किसका, राइबो न्यूक्लियोटाइड्स का, और ये भी डीएनए की तरह बहुत सारी जो है वो न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना हुआ है। ठीक हो गया। लेकिन डीएनए और इसमें मेन फर्क क्या है बेटा, डीएनए डबल हेलिकल स्ट्रक्चर था, लेकिन ये सिंगल स्टैंड मॉलिक्यूल होता है जो कि आपस में एक दूसरे के साथ कॉइल होकर क्या करते हैं, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर बना देते हैं। इसके अंदर जो मोस्ट कॉमन जो नाइट्रोजनस बेस होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, यूरासिल। थायमिन की जगह पर बेटा क्या होती है, यूरासिल मौजूद होती है। आरएनए डीएनए से तैयार किया जाता है एक प्रोसेस के जरिए जिसे ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। यानी ट्रांसक्रिप्शन क्या है बेटा, वो प्रोसेस है जिसके अंदर डीएनए अपने बलों को खोलता है, अपने बल खोलने के बाद एक दूसरे से अलग होकर क्या बनाता है, कुछ खास एंजाइम का यूज करते हुए आरएनए बनाता है। तो आरएनए का बनना डीएनए की मदद से, आरएनए का बनना बेटा वो क्या है, ट्रांसक्रिप्शन। अब जो टाइप्स हैं वो आरएनए की वो भी देख लेते हैं। मैसेंजर आरएनए नाम से पता चल रहा है बेटा कि मैसेज लेकर जाता होगा। राइबोसोमल आरएनए राइबोसोम के अंदर प्रेजेंट होता होगा, और टी आरएनए जिसे ट्रांसफर आरएनए कहते हैं, ये किसके अंदर होता है, ये भी बेसिकली यूकैरियोट प्रोकैरियोटिक सेल में पाया जाता है। लेकिन इसका काम क्या होता है, जगह पर जिस जगह पर रिएक्शन हो रहा है वहां पर अमीनो एसिड को ट्रांसफर करना। मैसेंजर आरएनए बेटा क्या है, ये टोटल आरएनए का 3 to 4% है। ये न्यूक्लियस से चौधरी साहब डीएनए से इंफॉर्मेशन लेकर फिर जाते हैं साइटोप्लाज्म के पास जाते हैं। साइटोप्लाज्म में किसके पास जाएंगे, राइबोसोम्स के पास जाएंगे। ये बेटा क्या करता है, ये जितने भी इंफॉर्मेशन है डीएनए की वो सारी की सारी इसके पास मौजूद होती है, क्योंकि इसने आगे जाके पढ़कर सुनानी है और इसने इसके मुताबिक ही काम करना है। इस तरीके से बेटा जो मैसेंजर आरएनए होता है उसकी लेंथ डिपेंड करती है कि कौन सी प्रोटीन तैयार की जा रही है। अगर सिंपल प्रोटीन तैयार की जा रही होगी तो उसकी जो लेंथ है वो भी सिंपल होगी। अगर कॉम्प्लेक्स तैयार की जा रही होगी तो आरएनए की जो लेंथ है वो भी आपको जो है वो ज़्यादा नज़र आएगी। वजह यह है कि जितनी ज़्यादा लेंथ होती है आरएनए की उतने ही ज़्यादा अमीनो एसिड उसमें जोड़े जाते हैं। बेसिकली ये सेट के हिसाब से चलता है कि एक आरएनए के अंदर 3 न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस या सेट क्या है, जिसे हम कोडोन कहते हैं। जितने ज़्यादा कोडोन होंगे, एक जो कोडोन होता है वो 3 न्यूक्लियोटाइड का बना। फर्ज कर लें आप कि जो एक कोडोन है वो एक अमीनो एसिड के लिए है और आपके एक प्रोटीन के पास 30,000 अमीनो एसिड है। ठीक है, तो उस 30,000 अमीनो एसिड का मतलब है कि आपके जो कोडोन यूज हुए होंगे वो बेसिकली जो डीएनए के आरएनए के ऊपर होने चाहिए वो कितने होंगे, 90,000 होंगे। 3 से मल्टीप्लाई कर लें, क्योंकि अगर एक अमीनो एसिड के लिए 3 है न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस, तो 3,000 के लिए 9,000 और 30,000 के लिए 90,000 होंगे। ठीक हो गया। इसी तरीके से आपके पास है आगे ट्रांसफर आरएनए। ट्रांसफर आरएनए बेटा क्या है, ट्रांसफर आरएनए ट्रांसफर करता है चीज़ों को। ये टोटल आरएनए का 10 to 20% है। कितना बना हुआ है, 75 to 90 न्यूक्लियोटाइड का बना हुआ है। और इसकी मेन 3 बाइंडिंग साइट हैं, कौन कौन सी, अमाइनो असाइल साइट जिसे एब्रीवेट करते हैं ए से, एक पेप्टाइडाइल साइट है जो पी से रिप्रेजेंट करते हैं, और एक ई से रिप्रेजेंट करने वाली एक्सेट साइट है। अब हर एक का अपना अपना काम है। याद रखें हमेशा जो आरएनए है वो किस फॉर्म के अंदर अरेंज होता है, 5 to 3 प्राइम एंड की फॉर्म के अंदर। पहले एक्सिट साइट, फिर प्राइमरी साइट,
और फिर पेप्टाइड साइट और फिर उसके बाद अमीनो एसिड साइट, और इस तरीके से अरेंज होता है। अब बेटा जो ए साइट है वो किसके साथ बाइंड करती है, वो आने वाले अमीनो एसिड टीआरएनए के साथ बाइंड करती है, जो कि नए अमीनो एसिड को दूसरी पॉलीपेप्टाइड चेन के साथ ऐड करवाता है। जो पी साइट है वो टीआरएनए को रोक कर रखती है तब तक जब तक पेप्टाइड बॉन्ड बांधना चाहिए, जबकि ई साइट का काम होता है एग्जिट साइट, और जैसे ही पेप्टाइड बॉन्ड बन जाता है ये राइबोसोम से ट्रांसफर आरएनए को रिलीज करवा देती है। राइबोसोमल आरएनए बेटा टोटल आरएनए का 80% होता है। अगर हम राइबोसोम्स की बात करते हैं तो राइबोसोम के अंदर भी 40 to 50% किसका बना होता है, राइबोसोमल आरएनए का बना होता है। ठीक हो गया। अब जो राइबोसोमल आरएनए है वो बेसिकली क्या करता है, सरफेस अटैचमेंट के लिए जगह देता है किसको, मैसेंजर आरएनए को और ट्रांसफर आरएनए को। और ये क्या करता है बेटा, हेल्प आउट करता है किसके अंदर, जीन्स की ट्रांसलेशन के अंदर के कौन सी स्पेसिफिक प्रोटीन जो है वो जीन तैयार करने वाला। आगे हमारे पास आता है बेटा कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स। ये इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 4 में डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन जस्ट यहाँ पर ओवरव्यू ले लें कि जब बहुत सारे डिफरेंट कैटेगरी के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो आपस में क्या करते हैं, एक दूसरे से रिएक्ट करते हैं, तो क्या बनाते हैं वो कम्प्लेक्स या फिर कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल बनाते हैं, या ड्राइव्ड मॉलिक्यूल बनाते हैं। अब बेटा ये जो कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स होते हैं ये बेसिकली एक क्लास की बजाय दो या दो से ज़्यादा डिफरेंट किस्म की क्लासेस जो है वो रखते हैं। मोस्ट कॉमन इनके अंदर बेटा क्या है, ग्लाइकोलिपिड, यानी ग्लाइको ग्लूकोज से याद रखें, एक कार्बोहाइड्रेट, और जब लिपिड आपस में मिलेंगे तो बेटा क्या बनेगा, ग्लाइकोलिपिड बनेगा। इस तरीके से क्या होता है, ग्लाइकोप्रोटीन होता है। ग्लाइकोप्रोटीन क्या है, ये एक ऐसा कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल है जो कि कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का बना हुआ है। इस तरीके से बेटा लिपोप्रोटीन होता है। लिपोप्रोटीन का मतलब क्या है, लिपिड और प्रोटीन आपस में रिएक्ट करके क्या बना रहे हैं, लिपोप्रोटीन बना रहे हैं। तो ये तो था हमारा बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स के हवाले से टॉपिक। इंशाल्लाह अगले लेक्चर के अंदर वीडियो के साथ आएंगे एंजाइम के हवाले से, लेक्चर नंबर 3। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, खुश रहें, आबाद रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और थोड़ा थोड़ा बीच में पढ़ते रहें।